और यहाँ पर ऑफलाइन सैटरडे वाले दिन टेस्ट हम लोग कंडक्ट करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ठीक है, सो कौन से टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करेंगे। एक विरासत करके हम लोग को एक इवेंट देखने को मिल रहा है। विरासत ये बेसिकली टेक्सटाइल के पॉइंट ऑफ व्यू से है। जो कपड़ा उद्योग जो हम लोग को इंडस्ट्रीज देखने को मिलती है, जैसे साड़ीज वगैरह हो गई, तो उसको प्रमोट करने के पर्पज के लिए फेयर टाइप का, एक मेले टाइप का है, तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप बचपन से सुनते आ रहे हो पेले के बारे में, कौन है ये फुटबॉलर है ना। तो अभी रिसेंटली इनकी डेथ हुई है, तो दैट्स व्हाई इनका एक टॉपिक हम लोग को देखने को मिला। तो इनसे रिलेटेड कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हम लोग जानेंगे। साउथ एशियन ब्लैक कार्बन एरोसॉल। ब्लैक कार्बन बहुत डेंजरस होता है। जैसे कि गाड़ियों से जो काला धुआं जो निकलता है ना, सूत जिसको हम लोग बोलते हैं, वही ब्लैक कार्बन है। और ये इतना डेंजरस होता है कि ये टेम्परेचर लेवल को, मतलब जैसे ग्लेशियर्स वगैरह, उनको तुरंत मेल्ट करवाता है, राइट। और बहुत ही कम दिनों के लिए रहता है एनवायरमेंट में, बट ये बहुत डेंजरस होता है। एक तो नॉर्मल CO2 रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये एनवायरमेंट में बहुत लंबे समय के लिए रहता है। मतलब आज अगर CO2 रिलीज हो रहा है, तो उसका इफेक्ट आपको 100 ईयर्स के बाद नजर आएगा। अपने याद आ रहा होगा आपको, एक आर्टिकल में भी डिस्कस किया था इस चीज के बारे में। तो ये सब चीजें रिकॉल किया करो। तो अभी ये बताया जा रहा है कि बहुत ज्यादा मात्रा में ग्लेशियल, मतलब ग्लेशियर्स जो है उनमें लॉस हो रहा है, राइट। जो तिब्बत क्षेत्र में, तिब्बत प्लेटू में जो ग्लेशियर्स हैं, एंड बिकॉज ऑफ ब्लैक कार्बन। और ये ब्लैक कार्बन किससे निकलता है? ऑटोमोबाइल से, मेनली तौर पर इंडस्ट्री से। फॉसिल फ्यूल जब आधा बर्न होता है, कम बर्न होता है, यानी कि पूरी तरह से कंबस्ट नहीं होता, तब उस समय ये ब्लैक कार्बन रिलीज होता है। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। फिर एक वासेनार अरेंजमेंट है, ये टॉपिक 90% से ज्यादा चांसेस से रिलेटेड क्वेश्चन आने की, क्योंकि ये टॉपिक पहले भी आ चुका है। बताओ जरा, वासेनार अरेंजमेंट आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, किससे एसोसिएटेड है? वेपन्स की, वेपन्स के एक्सपोर्ट से रिलेटेड कंट्रोल करता है ये अरेंजमेंट। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इंडिया भी इसकी पार्टी, और अभी इंडिया इसकी हेड बन गई है। तो दैट्स वाई ये टॉपिक न्यूज में से रिलेटेड पूछा, सॉरी एग्जाम में पूछा जा सकता है। 90% से ज्यादा चांसेस है। फिर एक हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी हमें देखने को मिल रही है, शॉर्टफॉल ऑफ फंड पर अभी चल रही है, इस पर ज्यादा पैसा आ नहीं पा रहा है, तो इसको लेकर ये टॉपिक है कि जितने भी हायर एजुकेशन हम लोग को देखने को मिलते हैं, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करने के लिए फंड प्रोवाइड कराती है एजेंसी। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। प्रज्वला चैलेंज करके हम लोग को देखने को मिल रहा है, प्रज्वला चैलेंज, राइट। ये बेसिकली हमारी कंट्री के अंदर नए नए इनोवेशन आए, स्टार्टअप्स आए, उससे रिलेटेड ये चैलेंज हम लोग को देखने को मिल रहा है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डीमोनेटाइजेशन को बिल्कुल सही ठहराया। डीमोनेटाइजेशन को 6 इयर्स हो गया। अभी बीच में से रिलेटेड एक आर्टिकल भी आया था। तो बस अपन बेसिक फैक्ट जानेंगे, ज्यादा डिटेल में इसमें घुसेंगे नहीं हम लोग। फिर इसके अलावा एक बताया जा रहा है कि 99.9% माइक्रो प्लास्टिक्स को रिमूव करने से रिलेटेड एक नई टेक्नोलॉजी आ गई है। साइंटिस्ट रिसर्चर ने फाइंड आउट करी है कि माइक्रो प्लास्टिक 99.9% रिमूव हो जाएगा। फिर इसके अलावा ऑजिम्पिक बेसिकली ये डायबिटीज को ठीक करने के लिए होता है। मतलब ये ड्रग जो है वो दिया जाता है। अभी एलॉन मस्क ने इस ड्रग का उपयोग करके करीब 13.5 या 14 किलो जो है वो अपने कम कर लिए हैं। तो ये डायबिटीज का जो ट्रीटमेंट के साथ साथ वेट लॉस भी इसमें होता है। तो इससे रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक है जिसको हम लोग देखेंगे। फिर स्मार्ट प्रोग्राम है आयुर्वेद प्रोफेशनल्स के लिए। आयुर्वेद की जो प्रोफेशनल्स है उनको ट्रेन करने के पर्पज के लिए, राइट। आप आयुर्वेद की फील्ड में ही कर रहे हो ना, ये स्मार्ट प्रोग्राम। फिर एक लंपी प्रो वैक्सीन हम लोग को देखने को मिल रही है, जो कि ये इनको होती है, बोविन स्पीशीज को हम लोग को देखने को मिलती है कि इस प्रकार की प्रॉब्लम्स जो है वो होती हैं। तो उनको ठीक करने के लिए एक वैक्सीन जो है वो लाई गई है, तो जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ये एक छोटा सा टॉपिक, उतना कुछ खास जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं हम लोग को देखने को मिल रहा है। फिर एक क्रिप्टो अवेयरनेस कैंपेन हम लोग को देखने को मिल रहा है। क्रिप्टो करेंसी के बारे में आपको ऑलरेडी पता ही है, बिटकॉइन जैसे कि क्रिप्टो करेंसी एक हमें देखने को मिलती है, तो उससे रिलेटेड एक कैंपेन है, उसके अवेयरनेस से रिलेटेड, ठीक है। एक शेड्यूल्ड ट्राइब कमीशन हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो मतलब अभी एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है गवर्नमेंट के बीच में और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बीच में, इस चीज को लेकर, फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स को लेकर। जो फॉरेस्ट राइट एक्ट हम लोग को देखने को मिलता है कि यानी कि जंगल में किस किसका अधिकार कितना है। जंगल में बहुत सारी चीजें हैं, राइट, जैसे कि प्लांट्स हैं और माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हम लोग को देखने को मिलता है। तो उसमें किसका क्या अधिकार है, तो उसको लेकर इस रूल्स के साथ जो है वो अनबन हो गई है शेड्यूल्ड ट्राइब की और गवर्नमेंट की। तो उससे रिलेटेड एक आर्टिकल है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर आपके क्विज जो है वो हम लोग कवर करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं टॉपिक्स को। चलिए, सो विरासत। सो सबसे पहला पॉइंट, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ऑर्गेनाइज कर रही है सेकंड फेज साड़ी फेस्टिवल विरासत का। तो पहली चीज हम लोग को क्लियर हो रही है, विरासत किससे रिलेटेड? टेक्सटाइल, कपड़ा से रिलेटेड, साड़ी से रिलेटेड स्पेशली, ठीक है। सोशल मीडिया कैंपेन लॉन्च किया गया है एक हैशटैग के तहत, माय साड़ी माय प्राइड। तो माय साड़ी माय प्राइड करके एक हैशटैग जो है वो चल रहा है। और किस पर्पस के लिए? जो हैंडलूम वीवर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, जो हाथों से जो है वो बनाते हैं कपड़ों को, तो उनको सपोर्ट करने के पर्पस के लिए ये लाया गया है, राइट।
तो ये चीज हमें देखने को, इसमें काफी सारी एक्टिविटीज प्लान की गई है, जैसे कि विरासत सेलिब्रेटिंग द हेरिटेज, इसमें बेसिकली हैंडलूम हाथ से बनाई गई साड़ी को डिस्प्ले जो है वो किया जा रहा है। फिर इसके अलावा विरासत एक धरोहर, इसमें रिटेल्स मतलब डायरेक्ट रिटेल हो रही है साड़ीज की, यानी कि वीवर जो है वो डायरेक्ट बेच रहे हैं साड़ीज को। फिर एक विरासत के धागे हम लोग को देखने को मिल रहा है, जिसमें लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिया जा रहा है कि कैसे बनती है साड़ियां। फिर एक विरासत कल से कल तक हम लोग को एक वर्कशॉप देखने को मिल रहा है और बातचीत की जा रही है कि किस प्रकार से सस्टेनेबिलिटी को लेकर कि साड़ी में सस्टेनेबिलिटी जो है वो लेकर आई जाए, यानी कि उनके वर्कर्स हैं और उसको बनाने की जो प्रैक्टिस है उसमें। फिर विरासत नृत्य संस्कृति, तो ये फोक डांस हम लोग को इंडियन कल्चर से रिलेटेड देखने को मिल रहा है, जिसको शोकेस जो है वो किया जा रहा है इस फेस्टिवल के दौरान। तो विरासत क्लियर, सिर्फ इतने पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। अब पहले की बात करें तो पहले फुटबॉल से एसोसिएटेड है, जैसे कि आप लोग जानते हैं। अभी रिसेंटली इनका निधन हुआ, 1940 में इनका बर्थ हुआ था, 2022 जो था इनकी डेथ हुई। ये ब्राजीलियन प्रोफेशनल फुटबॉलर है और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर अभी तक के हम लोग को देखने को मिले, और इनको फीफा ने तक द ग्रेटेस्ट जो है वो टाइटल दिया है। इनके अचीवमेंट्स की बात करें तो इन्होंने पहले 15 साल की उम्र के लिए सेंटोस के लिए खेला, उसके बाद फिर ब्राजील के लिए इन्होंने खेलना शुरू कर दिया 16 साल की उम्र से। ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है। इन्होंने 3 फीफा वर्ल्ड कप जीते, स्टेट पीएससी में पूछा जा सकता है, 1958, 1962 और 1970 में। और अभी तक के सिर्फ ये इकलौते ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने 3 फीफा वर्ल्ड कप जो है वो जीता है। 1999 में इनको एथलीट ऑफ द सेंचुरी का टाइटल जो है वो मिला था इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा। और इसके अलावा इनको निकनेम भी जो है वो दिया गया है द किंग, ओ री द किंग। 1958 के टूर्नामेंट के बाद इनको द किंग का टाइटल जो है वो मिल गया। फिर ब्राजील के अंदर ये नेशनल हीरो बन गए और पुअर्स को सपोर्ट करने वाले, क्योंकि वो उसी कम्युनिटी के थे, ब्लैक कम्युनिटी के, पुअर कम्युनिटी के, तो उनके लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन के तौर पर ये बन गए, राइट। बस ये बेसिक से कुछ फैक्ट है जो कि आपको बस ध्यान में रखना है। अब आता है एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जीएस पेपर 3 और पेपर 1 दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसमें डिस्कस करेंगे ब्लैक कार्बन एरोसॉल के बारे में। सो एक रिसेंट स्टडी सामने आई है जिसमें बताया जा रहा है कि ब्लैक कार्बन एरोसॉल जो है वो इनडायरेक्टली अफेक्ट कर रही है तिब्बतन प्लेटू ग्लेशियर्स को। तो तिब्बत पर जो ग्लेशियर्स है उनको इनडायरेक्टली अफेक्ट कर रही है। तो और साउथ एशियन रीजन की अगर हम लोग बात करें स्पेशली, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा ब्लैक कार्बन हम लोग को देखने को मिल रहा है, जिसका एमिशन हो रहा है सबसे ज्यादा, राइट, पूरे दुनिया भर में। तो ये वाला फैक्ट भी आपको एक ध्यान में रखना है। ब्लैक कार्बन की बात करें तो बहुत ही कम समय के लिए ये एनवायरमेंट में रहता है, बट बहुत ज्यादा डैमेज प्रोवाइड कराता है, राइट। कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों तक रहता है ये, जैसे एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है उतने समय तक रहता है, बट बहुत बुरी तरह से एनवायरमेंट को डैमेज करता है। ब्लैक कार्बन कैसे बनता है? जब फॉसिल फ्यूल या फिर वुड या फिर दूसरा कोई भी फ्यूल पूरी तरह से कंबस्ट नहीं होता, और आपको ऑलरेडी पता है कि कोई भी फ्यूल है जब पूरी तरह से कंबस्ट नहीं होगा, पूरी तरह से नहीं जलेगा, तब वो एनवायरमेंट में पोल्यूटेंट रिलीज करता है, राइट। तो ये वाली चीज आप लोग जानते हैं। तो सेम फिनोमेना इसके साथ भी है। अच्छा, ये ब्लैक कार्बन जो है उसका क्या इंपैक्ट हम लोग को क्रायोस्फीयर पे देखने को होता है? क्या होता है क्रायोस्फीयर? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्रायोस्फीयर? देखो, कोई भी चीज जो वाटर से रिलेटेड है, चाहे वो आइस हो, चाहे वो स्नो हो, चाहे वो रेनफॉल हो, चाहे वो कोई भी वाटर बॉडी हो, दैट कम्स अंडर क्रायोस्फीयर। एनी काइंड ऑफ वाटर बॉडी अवेलेबल इन एनी फॉर्म, इन ऑल्सो वाटर वेपर फॉर्म, राइट। तो वाटर वेपर के फॉर्म में भी अगर कोई वाटर बॉडी है तो दैट इज क्रायोस्फीयर। तो हर जगह जहां पर भी वाटर बॉडी है किसी भी फॉर्म में, दैट इज क्रायोस्फीयर, ठीक है। तो इम्पैक्ट जो है वो हम लोग को ब्लैक कार्बन का क्रायोस्फीयर पर क्या देखने को मिलता है? देखो, ग्लेशियर काफी तेजी से मेल्ट होता है ना, रैपिड मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स। फिर एक एशियन ब्राउन क्लाउड हम लोग को देखने को मिलता है। ये फैक्ट ध्यान में रखना, ये चीज भी आपसे पूछी जा सकती है प्रीलिम्स में कि एशियन ब्राउन क्लाउड है क्या? तो ये एक मैन मेड क्लाउड है कार्बन एमिशन का। इंसान कार्बन को एमिट करता है तो उससे वो क्लाउड बनता है, राइट, वही धुआं जिसको हम लोग बोल रहे हैं। तो उसी की यहाँ पर बात की जा रही है, जैसे कि कार्बन एमिशन हुआ, डस्ट हुआ, या दूसरे कोई भी पोल्यूटेंट हम लोग को देखने को मिलते हैं। लेस सनलाइट, लेस रेन, या फिर वार्मिंग इफेक्ट के कारण जो है वो बढ़ जाते हैं, राइट। तो जिसके कारण से ग्लेशियर की मेल्टिंग जो है वो तेज हो जा रही है, तो उसको बोल रहे हैं एशियन ब्राउन क्लाउड। फिर ग्लेशियर रिट्रीट, ग्लेशियर जो है वो पिघलने लग रहे हैं, राइट। तो ये चीज यहाँ पर बताई जा रही है। गंगोत्री ग्लेशियर जो है वो पिघल रहा है 850 मीटर से बिटवीन 1996 और 1999 के पीरियड में, राइट। ये चीज हमें देखने को, उसके पीछे की वजह ये भी है कि ब्लैक कार्बन का डिपॉजिट स्टबल बर्निंग के कारण, फॉरेस्ट फायर के कारण जो है वो बढ़ता जा रहा है, राइट। फिर ग्लेशियर लेक्स बढ़ रही है। अब ग्लेशियर पिघलेंगे तो लेक्स तो बनेंगी बनेंगी, वाटर बॉडी कहीं ना कहीं से अरेंज होंगी, तो वो चीज। स्नो एल्बीडो में चेंजेस हो रहा है। क्या होता है स्नो एल्बीडो? किस चीज को बोलते हैं स्नो एल्बीडो? सनलाइट आपको पता है कि स्नो पर पड़ती है और वो रिफ्लेक्ट जो है वो कर जाती है। सनलाइट, स्नो एक्ट्स लाइक अ रिफ्लेक्टर, मिरर काइंड ऑफ अ थिंग, राइट। अब आप सोचो कि उसके ऊपर ब्लैक कार्बन जो है वो आकर जुड़ जाएगा तो क्या वो रिफ्लेक्ट बैक होगी?
नहीं होगी। तो इसका मतलब और भी ज्यादा वार्मिंग यहाँ पर होंगी, राइट, क्योंकि स्नो क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है, वार्मिंग को जो है वो कंट्रोल करने का काम कर रहा है, राइट। अब अगर उसके ऊपर ब्लैक हो जाएगा तो वो वार्मिंग को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, बल्कि और डबल रेट पर जो है या पेस पर जो है वार्मिंग होना शुरू हो जाएगी। तो दिस इज द इशू। फिर लाइवलीहुड इम्पैक्ट, लोगों का आजीविका पर जो है वो फर्क पड़ेगा, राइट। फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स, रेस्पिरेटरी, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स जो है वो ह्यूमंस के बीच में होंगी। तो ये सब इश्यूज हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब किया क्या जाए, तो पॉलिसीज जो है लाई जाए जिससे कि ब्लैक कार्बन एमिशन को रिड्यूस किया जाए, फ्यूल एफिशिएंसी स्टैंडर्ड जो है वो एनहेंस किया जाए जिससे कि फ्यूल जो है वो पूरी तरह से कंबस्ट हो, बर्न हो, राइट। और फिर इसके अलावा डीजल व्हीकल को हटा दो, इलेक्ट्रिक कार्स को प्रमोट करो, राइट। फिर एग्रेसिवली जो है वो ब्लैक कार्बन एमिशन को कर्व करने पर, बैन करने पर फोकस करो। एक नई इकोनॉमिकली और टेक्निकली फीजिबल पॉलिसी जो है वो लाई जाए जो कि हेल्प करे ग्लेशियर मेल्ट को रोकने में। फिर रीजनल कॉपरेशन, यानी कि आपस में कंट्रीज मिलकर, लोकल जो बॉडीज है वो मिलकर जो है वो काम करें जिससे कि इन सब रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट जो है वो किया जा सके, राइट। ठीक है, अब जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वासेनार अरेंजमेंट। डायरेक्ट इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, 90% से ज्यादा चांसेस है। तो और इसलिए भी पूछा जाएगा क्योंकि 1 जनवरी 2023 से इंडिया जो है वो चेयरमैनशिप पर आ गई है वासेनार अरेंजमेंट की, और मात्र 5 ही साल हुए हैं इसे हमें ज्वाइन किए, राइट। तो आपको ध्यान में रखना है कि वासेनार अरेंजमेंट जो है वो है क्या। तो आपको ध्यान में रखना है कि ये एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम है, ये मॉनिटर करती है, ट्रांसफर करती है कन्वेंशनल वेपन और ड्यूअल यूज गुड्स को। मतलब जितने भी कन्वेंशनल वेपन्स हम लोग को देखने को मिलता है, आर्म्स, जितने भी आर्म्स, एम्यूनिशन, जो भी चीजें हैं, तो उसके एक्सपोर्ट को मॉनिटर करना और कंट्रोल करने का काम जो है वो वासेनार अरेंजमेंट का है। क्लियर, सिर्फ ये चीज आपको ध्यान में रखनी है क्योंकि ये चीज आपसे एग्जामिनेशन में पूछी जाएगी। अब जो भी कंट्रीज इसकी मेंबर होती है, यानी कि जो भी इसको साइन करती हैं, तो उनके बीच में इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है कि किस कंट्री ने कितने वेपन्स परचेज किए, कौन से वेपन परचेज किए, जैसे कि इंफॉर्मेशन रहती है, राइट। फिर इसके अलावा और भी दूसरे वेपन्स को कंट्रोल करने के रिजीम, जैसे कि एक जैंजर कमेटी हम लोग को देखने को मिलती है, राइट, 1971 में जिसको स्टैब्लिश किया गया था। इसमें बेसिकली जितने भी न्यूक्लियर रिलेटेड मटेरियल्स यानी कि न्यूक्लियर के जो भी मटेरियल्स, यूरेनियम, थोरियम, XYZ, तो उसके जो भी ट्रांसफर हो रहा है या जो भी प्रोडक्शन हो रहा है या जो भी उसकी मतलब कोई एक मतलब कंट्री खरीद रही है, राइट, तो ऐसी जब प्रोक्योरमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं, तो ऐसी जितनी भी चीजें होती हैं तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन ये ट्रांसफर करता है, और इंडिया इसकी मेंबर नहीं है, राइट। तो इंडिया वासेनार अरेंजमेंट की मेंबर है और उसकी चेयरमैन भी है, बट इस ये जो हम लोग को देखने को मिल रही है जैंजर कमेटी, इसकी इंडिया मेंबर नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट NSG जो है वो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप है, इसका फुल फॉर्म, ये भी बहुत ज्यादा न्यूज में चलता है। 1975 में इसको स्टैब्लिश किया गया था और ये फोकस करती है कि कोई भी कंट्री न्यूक्लियर को पोसेस ना करे, और हम इसकी मेंबर नहीं है। अच्छा, हम इसकी मेंबर क्यों नहीं है? क्योंकि ऑब्वियसली बात है, वी पोसेस न्यूक्लियर, हम न्यूक्लियर पर काम करते हैं, राइट। फिर एक है ऑस्ट्रेलिया ग्रुप जो कि 1985 में स्टैब्लिश किया गया था, जिसका ऑब्जेक्टिव हम लोग को ये देखने को मिलता है कि जितने भी केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन है उनको कंट्रोल करना, उनके डेवलपमेंट को कंट्रोल करना, कि कोई भी केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन ना बने, और इंडिया इसकी मेंबर है, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप की। फिर एक MTCR है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसकी भी इंडिया मेंबर है, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम। तो ये फोकस करती है कि जितनी भी अनमैन्ड एरियल व्हीकल टेक्नोलॉजीज हैं जो कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को, यानी कि बड़े वेपन्स जो बहुत बुरी तरह से डिस्ट्रक्शन करते हैं, तो चाहे वो अनमैन्ड एरियल व्हीकल हो, चाहे वो कोई भी मिसाइल हो, तो वो इतनी पावरफुल नहीं होनी चाहिए कि वो ह्यूज तरीके से जो है वो डिस्ट्रक्शन करे। मतलब एक पूरी की पूरी, आप बोल सकते हो ना कि जैसे एक पूरी पूरी कॉलोनी है उसको खत्म कर दे, ऐसी नहीं होनी चाहिए कोई मिसाइल या कोई वेपन। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हम इसके मेंबर बने हुए हैं, और 1987 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। क्लियर, तो किससे एसोसिएटेड है वासेनार अरेंजमेंट? वेपन्स को कंट्रोल करने से एसोसिएटेड, ठीक है। एक्सपोर्ट याद रखना, ठीक है। अब हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो बताया जा रहा है कि सरकार का टारगेट ये था कि 1 लाख करोड़ रुपए मोबिलाइज करना 2022 तक, तो वो टारगेट अचीव नहीं हो पाया। सो रीजन जो है वो शॉर्टफॉल के क्या है? तो एक तो इंटरनल सोर्स, पैसे कमा नहीं पा रही है सरकार, कोविड-19 के कारण इशू हम लोग को देखने को मिला। समय जब आप पॉलिसी बनाते हो तो समय समय पर आपको उसको रिव्यू करना चाहिए, रिवाइज करना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा। सो दीज वर सम इश्यूज। तो ये है क्या, देखो नाम से क्या समझना है, हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी, एक एजेंसी जो कि हायर एजुकेशन को फाइनेंस प्रोवाइड कराएगी। क्या होता है फाइनेंस? लोन्स, क्रेडिट, है ना। अब किस पर्पस के लिए हायर एजुकेशन को क्रेडिट चाहिए? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के पर्पस के लिए। जैसे कि किसी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में लेबोरेटरी नहीं है तो वो लेबोरेटरी स्टैब्लिश करें, राइट, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर करें, उस पर्पस के लिए।
सो इसको जो है वो सेटअप किया था सरकार ने 2017 में, और इसका ऑब्जेक्टिव यही था, अपग्रेड करना एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को, राइट, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में। और इसके तहत 144 लोन जो है वो सैंक्शन किए गए थे 35,000 करोड़ रुपीस के अभी तक। और इसमें ये भी बताया जा रहा है कि सरकार ने कहा था कि 1 लाख करोड़ रुपए के लोन जो है ये सैंक्शन करवाएंगे, जो कि ये नहीं करवा पाए बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फंड्स। सो ये एक नॉन प्रॉफिट बैंकिंग, नॉन प्रॉफिट एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के तौर पर इसको सेटअप किया गया था। यहां से क्वेश्चन उठाकर पूछा जाएगा कि एजेंसी है क्या, तो ये एक प्रकार की एनबीएफसी। एनबीएफसी क्या होता है पता है ना आपको? एक बैंक होती है, जैसे कि नॉर्मल हमारी कमर्शियल बैंक्स होती है, वैसे एनबीएफसी होती है, राइट। उनके थोड़े से फंक्शंस लिमिटेड होते हैं, एनबीएफसी भी लोन्स प्रोवाइड कराती है, राइट। तो इसको एक एनबीएफसी के तौर पर सेटअप किया गया था, जो कि एक जॉइंट वेंचर था यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और कैनरा बैंक के बीच में। और इनका ऑब्जेक्टिव यही था कि लॉन्ग टर्म लोन्स के माध्यम से हायर एजुकेशन को जो है वो बेस्ट टू बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज प्रोवाइड कराना लोन्स के थ्रू। अच्छा, इसमें ये होता था कि प्रीमियम जो है वो इंस्टीट्यूट पे करेगी। व्हाट इज प्रीमियम? नहीं, वो ईएमआई होती है। एग्जैक्टली exactly. हाँ, जैसे कि आपने अगर बैंक से 1 करोड़ रुपए लिए हैं तो 1 करोड़ रुपीज इज योर प्रीमियम, राइट। एंड और बैंक उस पर जो इंटरेस्ट चार्ज करती है दैट इज डिफरेंट पार्ट, है ना। तो ये बताया जा रहा है कि इंस्टीट्यूट सिर्फ प्रीमियम पे करेगा और इंटरेस्ट जो है वो गवर्नमेंट पे करेगी। तो ये फैक्ट भी ध्यान में रखना है। और गवर्नमेंट जो है उसने स्कोप इसका बढ़ा दिया था 2018 में, और इसके थ्रू ये राइज लेकर आ गए थे, रीबैटलाइजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिस्टम इन एजुकेशन, या फिर राइज भी ये लेकर आ गए थे। इसमें उन्होंने स्कूल्स और मेडिकल कॉलेजेस को भी इसके अंडर जो है वो शामिल कर लिया, और वो बोला इसको एक नोडल बॉडी जो है वो बना दिया, जो कि एजुकेशन सेक्टर में फाइनेंस प्रोवाइड कराएगी। तो ये राइज भी लेकर आ गए थे, ठीक है। अब हम बात करेंगे प्रज्वला चैलेंज के बारे में। प्रज्वला चैलेंज, सो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने लॉन्च किया है प्रज्वला चैलेंज। इसमें ये आइडियाज, सॉल्यूशंस, एक्शंस इनवाइट कर रहे हैं जिसके थ्रू रूरल इकोनॉमी को प्रमोट कर सके, राइट। नए नए आइडियाज के थ्रू, नए नए इनोवेशंस के थ्रू, नए नए स्टार्टअप्स को बुलाया जा रहा है कि रूरल इकोनॉमी, गांव क्षेत्र की इकोनॉमी को जो है वो बढ़ाया जा सके। और इसे लॉन्च किया गया है दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत, जिसका मेन एम यही है कि रूरल पुअर हाउस होल्ड को जो है वो सपोर्ट करना, कि वो सेल्फ हेल्प ग्रुप बना दे। क्या होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेल्फ हेल्प ग्रुप? एग्जैक्टली exactly. आपस में ग्रुप बनता, सेल्फ हेल्प नाम से हमारा आपस में ग्रुप बनता है, वहीं की कम्युनिटी, लोकल कम्युनिटी एक ग्रुप बना लेते हैं और वो एक दूसरे की जो है मदद करते हैं। जैसे कि वो कुछ अमाउंट डिपॉजिट करें और फिर वो पर्ची निकालने की, भाई जैसे होता है ना कि भाई एक बार में एक लमसम अमाउंट किसी को मिल जाए तो वो एक वेरियस चीजें जो है वो कर सकते हैं। जैसे सब लोगों ने 500-500 रुपए मिलाए, जैसे कि 10 लोग हैं तो 5,000 रुपए हो गए, तो एक महीने में एक को 5,000 रुपए मिल गए, दूसरे महीने में, तो ऐसे रोटेशन वाइज चलने लगा, राइट। जैसे अंजुमन वगैरह चलता है, तो ऐसे बहुत सारी चीजें ये लोग करते हैं। और इनको ये ग्रुप बना लेते हैं तो उनको बैंक से भी लोन मिल जाता है इजिली। तो बहुत सारी चीजें। तो मिशन, ये जो मिशन जिसके बारे में हम लोग चर्चा करें, प्रज्वला, तो इसने अभी तक 87 मिलियन वुमेन जो है या उससे ज्यादा वुमेन्स को जो है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से जो है वो मोबिलाइज कर लिया। और प्रज्वला चैलेंज जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, इट विल ऑल्सो बी शेयर्ड इन मंथन पोर्टल। तो एक मंथन पोर्टल बनाया है ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर ने, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर। तो ये फैक्ट ध्यान में रखना, ये प्रज्वला चैलेंज जो है ये मंथन पोर्टल के अंदर भी जो है वो शेयर किया जाएगा, जो कि किसका है? तो मंथन पोर्टल है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, याद रखना। और मंथन प्लेटफॉर्म जो है वो प्रमोट करता है कोलैबोरेशन की, इंडस्ट्री और साइंटिफिक रिसर्च जो है वो आपस में मिले और हमारी कंट्री के जितने भी टारगेट्स हैं या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए वो पॉलिसीज, प्रोग्राम, फ्रेमवर्क जो है वो बताएं। अब जो टॉपिक है बहुत सिंपल सा टॉपिक है, डीमोनेटाइजेशन को लेकर, राइट। तो डीमोनेटाइजेशन सभी को पता है, कब आया था डीमोनेटाइजेशन? 2016 है ना, 8 नवंबर 2016। वेरी गुड, डेट भी याद है। क्या था भाई और बहनों, आज शाम की 8 बजे से 500 और 1000 के नोट बंद। क्या हाइप क्रिएट हुई थी यार, पगला गए थे। कॉमन मैन तो ऐसा पगलाया था कि भैया क्या, मेरी बुआ का ही फोन आया था पापा के पास, हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए। अरे पापा बोलते क्यों लुट गए, बर्बाद हो गए? बोलते नोट बंद कर दिया, हमारे पास तो बहुत सारे रखे हुए हैं। पापा बोलते कल ले आना मेरे पास। बहुत पैसा भी कमाया लोगों ने, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इट। लोगों ने 500 के 300 किए हैं। एनीवेज, सो अच्छा, अभी अब जो अपने पहले आर्टिकल पढ़ा था, बताओ मुझे कि डीमोनेटाइजेशन पहले भी हुए हैं और अभी जो हुए हैं उसमें क्या डिफरेंस था? ऑनलाइन बताओ, सभी बताओ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। पहले भी हुआ है डीमोनेटाइजेशन, पहले भी हुआ है। तो पहले किस प्रोसेस के थ्रू हुआ और इस बार किस प्रोसेस के थ्रू हुआ, इसमें क्या डिफरेंस था अभी वाले में? क्या पहले हो गया?
देखो पहले जो डिमोनेटाइजेशन हुआ था वो एक कानून के थ्रू हुआ, याद आ रहा है? पहले एक कानून के थ्रू होता था, इस बार कोई डिस्कशन नहीं, कोई कुछ नहीं, सोली इन्होंने वो कर दिया, इसीलिए तो कोर्ट में इसको चैलेंज किया गया है। अभी जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं जस्ट बिकॉज कि जो प्रोसेस होनी चाहिए थी डिमोनेटाइजेशन की, उस प्रोसेस के थ्रू नहीं किया गया है, राइट? तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार का जो डिसीजन था डिमोनेट करेंसी को डिमोनेटाइज करने का 500 और 1000 की, वो 4-1 की मेजोरिटी के साथ हुआ है, मतलब वो सरकार का डिसीजन ठीक है, मतलब कोर्ट ने ये चीज कही है। 8 नवंबर 2016 ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि 2 नोट्स जो है वो लीगल टेंडर नहीं होंगे, राइट? 500 और 1000 के नोट्स, और उन्होंने नए 2000 और 500 के नोट्स जो है पब्लिक सर्कुलेशन में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। दो प्राइमरी रीजन था, एक तो फेक करेंसी, काउंटरफीट करेंसी, उसको हटाना, और दूसरा ब्लैक मनी को हटाना। क्या ब्लैक मनी बची? इससे हटी नहीं हटी, राइट? तो जो मिशन था वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, राइट? अच्छा, फिर बताया जाता है कि 58 पिटीशन फाइल की गई जो कि चैलेंज कर रही है कि ये गलत हुआ। पिटीशनर ने बहुत सारी चीजों पर चैलेंज किया, पर को जाने की आवश्यकता नहीं कि कौन सा कानून क्या, वो सब आपके लिए काम करनी है। सिंपल सी एक चीज पता होनी चाहिए, पिटीशन ने यही चैलेंज किया कि ये प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू नहीं हुआ है, बट कोर्ट ने बोला कि प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू है, बात खत्म। अब इसमें डिफरेंस बस एक ही है कि पहले जो डिमोनेटाइजेशन हुए थे वो एक कानून के थ्रू हुए थे, ये वाला कानून के थ्रू नहीं हुआ, राइट? तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। पहले गवर्नमेंट ने, अच्छा ये फैक्ट भी ध्यान में रखो, पहले गवर्नमेंट ने करेंसी को डिमोनेटाइज किया था 1946 और 1978 में, और देखो क्लियरली लिखा बाय द वे ऑफ अ लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, और इसमें इस प्रोसेस में के बारे में मेंशन नहीं किया उन्होंने, कानून के थ्रू नहीं बनाया गया, कोई डिस्कशन नहीं, कोई कुछ नहीं, सोली जो है वो डिसीजन ले लिया गया, राइट? बट कहते हैं कि सोली डिसीजन नहीं लिया गया क्योंकि आरबीआई के साथ इसके कंसल्टेशन ऑलरेडी शुरू हो गए थे गवर्नमेंट के, और उन्होंने उन पूरी चीजों को कॉन्फिडेंशियल रखा, राइट? बस यही एक चीज थी छोटी सी जिसके बारे में एक आपको आइडिया होना चाहिए। अब एक टेक्नोलॉजी की यहाँ पर बात हो रही है। सबसे पहले तो ये था माइक्रो प्लास्टिक क्या होता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय माइक्रो प्लास्टिक? एक दिन और बताया था मैंने। एक कोई एग्जांपल? 10 पार्टिकल्स, एग्जैक्टली। या अपन पेन जब नया नया खरीदते हैं तो उसके ऊपर एक छोटी सी रबर की वो रहती है ना, प्लास्टिक की, सो दैट इज, आप खा जाते थे ना, बता रहे थे इसलिए बात, सो वो जो है दैट इज माइक्रो प्लास्टिक। अपार्ट फ्रॉम दैट शैम्पू अपन वो शैशे फाड़ देते हैं छोटा सा, दैट इज ऑल्सो माइक्रो प्लास्टिक। अच्छा, इससे क्या नुकसान होता है एनवायरमेंट? ठीक है, डिकम्पोज नहीं हो रहा, मछलियां खा रही थी, उसका वर्ड बताओ मुझे जो मैंने एनवायरमेंट में पढ़ा है। क्या? बायो एक्यूमुलेशन, एग्जैक्टली, बायो एक्यूमुलेशन। बायो एक्यूमुलेशन मतलब बॉडी के अंदर अटक जाना, एंड बायो रेमिडिएशन मतलब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होना, राइट? सो ये माइक्रोप्लास्टिक ट्रांसफर भी होती है, फैट में जो है अटक जाती है और वो ट्रांसफर होती है, मैंने पढ़ा था ना शंकर आईएएस में। सो अभी बताया जा रहा है कि 99.9% माइक्रोप्लास्टिक को रिमूव करने की एक टेक्नोलॉजी आ गई है, फिल्टर आ गया है। सो साइंटिस्ट ने डेवलप करी एक नई वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम जो कि स्मॉल प्लास्टिक पार्टिकल्स को भी फिल्टर आउट कर सकता है और दूसरे पॉल्यूटेंट्स को भी क्विकली और एफिशिएंटली फिल्टर आउट कर सकता है। नई टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें तो दुनिया की हाईएस्ट प्यूरिफिकेशन एफिशिएंसी के साथ ही हमें देखने को मिल रही है। मोर देन 9% फिनोलिक माइक्रोप्लास्टिक को ये रिमूव कर सकती है, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिमूव कर सकती है जो कि पानी के अंदर रहते हैं, और अल्ट्रा हाई स्पीड में ये रिमूव कर सकती है। तो ये इसकी वो है। अच्छा, इसमें बताया जाता है कि जो भी मटेरियल होता है उसको ये एड्सॉर्प्शन कर लेती है। क्या होता है एड्सॉर्प्शन का मतलब? एड्सॉर्प्शन देखो, डिवाइस में वो ऊपर चिपक जाता है। एक होता है एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन मतलब अंदर खींच लिया, राइट, फिल्टर ने। एड्सॉर्प्शन मतलब उसके ऊपर चिपका लिया, राइट? दिस इज द पॉइंट। अब बात करेंगे ओजेम्पिक के बारे में। ओजेम्पिक, तो ओजेम्पिक क्या है? इलॉन मस्क ने अभी ट्वीट किया कि उन्होंने 13.6 केजी वेट अपना लूज कर लिया है, और किसकी मदद से? ओजेम्पिक या फिर वेगोवी की मदद से और फास्टिंग की मदद से, और ये दूर रहे थे टेस्टी फूड से। बट पता है इलॉन मस्क का, मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, उनका कभी पढ़ना उनके बारे में, मतलब बहुत शानदार रूल है। मतलब जो भी सक्सेसफुल इंसान होता है उसके रूल्स बहुत शानदार होते हैं। ही डोंट वेस्ट अ सिंगल मिनट, मतलब एक सिंगल मिनट भी वेस्ट नहीं करता बंदा। मतलब ऐसा बंदा है वो कि अगर वो उसको मीटिंग भी अपने करते हैं तो जैसे किसी के साथ उनको मिलना है तो 5 मिनट्स रूल पर काम करते हैं वो। उनका 5 मिनट्स रूल बहुत फेमस है। तो वो, और खाना भी 5 मिनट के अंदर खत्म, और खाना खाते खाते मीटिंग चलती है उनकी।
और जैसे ही उनका 5 से 6 मिनट हुआ, टाइमर हमेशा ऑन। मतलब अगर आपको अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बनना है तो आपको अपने टाइम को अपना कंट्रोल करके रखना पड़ेगा। सो व्हाट यू हैव टू डू इज, वो क्या करते हैं कि जैसे किसी से मिलना है 5 मिनट्स का टाइम, मैं आपको 5 मिनट देता हूँ, 5 मिनट में समझाऊं कि क्या करना है। वो खाना खाते रहते हैं, सुनते रहते हैं, 5 से जैसे ही 6 मिनट होता है भड़क जाता है इंसान। तो बहुत गुस्से वाला भी है, कूल भी है, गुस्से वाला भी है इंसान, तो भड़क जाता है बहुत बुरी तरह से कि यार मेरा टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो अननेसेसरली। एंड सेकेंडली, नॉलेज सीकर, उन्होंने अपने पास सब जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर्स, सबको रखा हुआ है। एंड नॉलेज सीकर, कि उनसे सीखता है वो बैठ के कि मतलब कि कैसे करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। एक बड़ी, इनकी बहुत बढ़िया स्टोरी थी, शायद मैंने शेयर करी थी आपके साथ, कि एक बार यही हुआ था कि उन्होंने एक एम्प्लॉय उनके पास आई और एम्प्लॉय ने बोला कि यार मुझे जो है वो मैं आपके साथ जॉब नहीं कर सकती, कंटिन्यू नहीं कर सकती। तो इलॉन मस्क ने उनको एक वर्ल्ड टूर पे भेज दिया था, राइट। तो वो बंदी जो है वो पूरा उसको, अब देखो कोई भी एम्प्लॉय है, अगर एम्प्लॉयर उसको वर्ल्ड टूर पे भेज रहा है दैट मींस कि वो एक्साइटेड कि अरे वाह यार, कि मतलब कि अब मुझे मुझसे तो खुश, हम तो मेरा इंक्रीमेंट होने वाला है। 1 मंथ बाद व्हेन शी केम बैक, उन्होंने उनका रेजिग्नेशन लेटर हाथ में दे दिया, चले जाओ। व्हेन पीपल आस्क कि भाई क्यों किया ऐसा, मतलब कि मैं तो 1 महीने में फाइंड आउट कर रहा था कि इसके जाने से मेरी कंपनी में कुछ लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा। लॉस नहीं हुआ, उसने बोला कि लॉस नहीं हुआ, मैंने बोला भागो यहाँ से। सो द पॉइंट इज, यू हैव टू मेक योर स्किल सो मच स्ट्रांग। अपनी स्किल्स अगर वही, ये अपन को अपने ऊपर एप्लीकेबल करना है कि अपनी स्किल्स इतनी स्ट्रांग बना देनी है कि आपके कहीं से हटने से, इवन इन रिलेशनशिप, इवन इन योर फैमिली, इवन इन योर प्रोफेशनल लाइफ, कि आपके खफा होने से, आपके हटने से सामने वाले का दिमाग खराब हो जाए, सामने वाले की जिंदगी उजड़ जाए या काम उजड़ जाए। तो आपको ऐसा बनना है, ऐसी पर्सनालिटी। मतलब ऐसा नहीं बनना है कि यार सामने वाले के हटने से जो है वो किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, ये नहीं होना है। और वो पॉसिबल कैसे होगा? विथ योर सक्सेस। व्हेन यू बिकम एन आईएएस, देखो आईएएस ऑफिसर बहुत सारे होते हैं, राइट, बट हर कोई डीएम नहीं बनता, राइट। अलग अलग डिपार्टमेंट्स में होता है, हर कोई एक बड़े डिपार्टमेंट में नहीं पहुंच पाता। सो यू हैव टू मेक योर स्किल्स लाइक दैट। बातचीत ऐसी रखनी है, अपने आप को, अपना एटीट्यूड ऐसा रखना है कि एवरीवन वांट्स यू, कि नहीं यार केस सॉल्व करवाने तो इन्हीं से करवाओ, कि ही इज द, शी इज द राइट पर्सन। उस तरीके का बनना है, राइट। सो इलॉन मस्क बहुत तगड़ी, और ये बने कैसे? जस्ट बिकॉज ऑफ टाइम। जनरली वी यूज्ड टू वेस्ट अवर टाइम कि अरे यार इंस्टाग्राम कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, स्क्रॉल कर लेते हैं। नो बॉस, एंड राइट नाउ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, योर ईच एंड एवरी मिनट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो यू हैव टू फोकस ऑन दैट। कई बार फिर बताओ क्या होगा, ये समय निकल जाएगा ना, उसके बाद फिर अपन गाली बजेंगे, अरे यार काश पढ़ लिया होता है। तो वो काम नहीं करना कि एक टाइम निकलने के बाद। इन लोग से सीख रहा, इतनी कम एज में ये बंदे को पढ़ना नहीं आता था। इस बंदे की कभी आप स्टोरी जो है वो सुनना, मतलब पढ़ाई में बहुत वीक बंदा और बहुत शाय, आइसोलेटेड रहने वाला, किसी से बातचीत नहीं करने वाला, एंड राइट नाउ सबसे ऊपर बैठा हुआ है आज की डेट में, राइट। तो ऐसा बनना है। और ये गरीब ऐसा भी नहीं, समटाइम्स पीपल यूज्ड टू से दैट कि अरे यार मेरी फैमिली में पैसा नहीं है यार, इसलिए मैं कुछ नहीं कर पा रहा, कुछ नहीं कर पा रही। नो बॉस, क्यों? इन लोग ने भी तो किया है, इनके भी एग्जांपल्स देखो। दिस इज द पॉइंट। एनीवेज, सो ओजेम्पिक, तो ओजेम्पिक या फिर इसको वेगोवी कहते हैं या राइबल्सिस, तो ये ब्रांड नेम्स हम लोग को एंटी डायबिटीज मेडिकेशन दवाइयों के देखने को मिलते हैं, जिसको क्या कहा जाता है? सेमाग्लुटाइड। और इसको डेवलप किया था एक डैनिश फार्मास्यूटिकल कंपनी नोवो नॉर्डिस्क ने। और ये दवाई जो है वो टाइप 2 डायबिटीज के पेशेंट्स को भी जो है वो दी जाती है। और ये जो हम लोग को सोल्यूशन सेमाग्लुटाइड देखने को मिलता है, ये ग्लूकेगॉन लाइक पेप्टाइड 1 रिसेप्टर है, जो कि मतलब एक ड्रग्स हम लोग को देखने को मिलता है, दवाई हमें देखने को मिलती है जो कि इंसुलिन के सीक्रेशन को बढ़ा देती है, यानी कि बॉडी के अंदर ब्लड शुगर लेवल जो है उसको घटा देती है। और एक जो होती है वो ग्लूकेगन, यानी कि ब्लड शुगर लेवल को जो है वो इंक्रीज कर देती है, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है, तो उसके प्रोडक्शन को जो है वो रिड्यूस करती है। मतलब कुल मिलाकर डायबिटीज को कंट्रोल करने का इसका काम होता है इस दवाई का। और ये हेल्प वेट लॉस में भी करती है। और ये क्या होता है? हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया क्या होता है? शुगर लेवल कम करने वाला। तो इसकी वाला फैक्ट भी ध्यान रखना, कभी कभी यूपीएससी ये चीज पूछ सकती है। हाइपोग्लाइसीमिया जो है वो शुगर लेवल कम करने वाली जो हम लोग को देखने को मिलती है रिस्क जब होता है ना। कई बार देखो बीपी कम होना भी दिक्कत है, बीपी हाई होना भी जो है वो दिक्कत है, या फिर आप कह सकते हो कि डायबिटीज कम होना भी दिक्कत है, हाई होना भी जो है वो दिक्कत है। सो इसको कंट्रोल करने का काम जो होता है वो इस दवाई का हम लोग को देखने को मिलता है। और कोई भी डायबिटीज ड्रग जो है वो इंडिया के अंदर अप्रूव नहीं हुआ है जो कि वेट लॉस भी करता है, ठीक है। अब एक स्मार्ट प्रोग्राम है किसके लिए? आयुर्वेद प्रोफेशनल्स के लिए, राइट। आयुर्वेद किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है हमारी? आयुष मिनिस्ट्री। क्या फुल फॉर्म है आयुष का?
AYU हो गया, S सिद्धा और होम्योपैथी, राइट, करेक्ट। तो नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन और सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस, और ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर इन्होंने मिलकर स्मार्ट प्रोग्राम को लॉन्च किया। स्मार्ट का फुल फॉर्म है स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेद रिसर्च एंड टीचिंग प्रोफेशनल्स। इसका मेन एम यही है कि साइंटिफिक रिसर्च को बूस्ट करना आयुष की फील्ड में या फिर आयुर्वेद की फील्ड में स्पेसिफिकली, राइट, कि जितने भी आयुर्वेद कॉलेज हैं, हॉस्पिटल्स हैं, वहां पर रिसर्च जो है वो बढ़ाना। ऑब्जेक्टिव क्या है? इनोवेटिव रिसर्च जो है हेल्थ केयर रिसर्च के फील्ड में जो है वो उसको बूस्ट करना। और ऑस्टियो अर्थराइटिस, क्या होता है ऑस्टियो अर्थराइटिस में? बोन से रिलेटेड होती है। आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया, एनीमिया क्या होता है? हाँ, रेड ब्लड सेल, आरबीसी, स्पेशली आरबीसी ना, हीमोग्लोबिन। हाँ, फिर क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, ये किससे रिलेटेड है? लंग से रिलेटेड है ना, ब्रोंकाइटिस। और ये क्या है? डिसल फेडेमा, ये किससे एसोसिएटेड है? हार्ट से एसोसिएटेड है। एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ लिपिड्स इन द ब्लड, हाँ, उसी से रिलेटेड। इट इज रिस्क फैक्टर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज, ठीक है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ये कौन सा है? ये मुझे रूमेटॉइड अर्थराइटिस। ओबेसिटी, यू नो अबाउट इट। डायबिटीज, यू नो अबाउट इट। ये डायबिटीज मेलिटस क्या है? अच्छा, डायबिटीज का पूरा नाम है, ओके। और सोराइसिस स्किन डिजीज है ना। और फिर जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, तो आजकल बहुत ज्यादा हो रही है एंजाइटी, है ना, लोगों में बोलते हैं कि एंजाइटी हो रही है मुझे बहुत ज्यादा। नॉन एल्कोहल, ये नई नई बीमारी है एंजाइटी। एंजाइटी मैंने क्यों हो रही है एंजाइटी? जस्ट बिकॉज, देखो एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, व्हेन यू आर नॉट डूइंग योर वर्क प्रॉपर्ली ना, तभी ये सब स्ट्रेस होता है। कभी भी ध्यान से देखना, अगर जिस दिन आप अपने टाइम टेबल को फॉलो कर रहे हो, प्रॉपर रूटीन को, राइट, रेगुलरली, यार आप मुझे, मैं सुबह 6 बजे उठ रही हूँ, फिर मैं पढ़ाई कर रही हूँ, और पूरा पूरा आपका रूटीन जब सेट है ना, लगातार 7-8 डेज तक, तो आपको कभी एंजाइटी डिसऑर्डर नहीं होगा। जैसे ही फेल होने लगता है ना कि अरे मेरे टारगेट पे सो रहा है, सुबह से लेकर रात हो गई, कुछ पढ़ाई नहीं ऐसा लग रहा है, तब उस समय ये सब इशू आता है। जस्ट फोकस ऑन योर टाइम टेबल, दैट्स इट। तो ये पूरी चीज है इसके अंदर कवर्ड है रिसर्च के अंदर। अब देखो, लुम्पी प्रोविकिंड वैक्सीन। सो एग्रीनोटिव इंडिया लिमिटेड, AGIN, जो कि कमर्शियल आर्म हम लोग को DARE का देखने को मिलता है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर का, इसने ग्रांट किया नॉन एक्सक्लूसिव राइट कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ लुम्पी प्रोवैक का, यानी कि एक वैक्सीन हम लोग को देखने को मिल रही है, जो कि एनिमल्स में जो है वो लगाई जाती है। स्पेशली ये स्किन डिजीज है, देखो जैसे कि आप फोटो में भी देख सकते हो, राइट, इट इज अ स्किन डिजीज। तो एनिमल जो है जिनमें स्किन लंपी स्किन डिजीज होती है, उनके अगेंस्ट है, और ये सेफ है, बताया जा रहा है ये वैक्सीन एनिमल में। तो वैक्सीन का नाम आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और साथ ही साथ ये प्रोटेक्ट करती है कैप्री पॉक्स वायरस के अगेंस्ट, और कैप्सी पॉक्स वायरस के मतलब के कारण ही ये LSD होती है, लंपी स्किन डिजीज हम लोग को देखने को मिलती है। और वायरस जो है वो जेनेटिकली सिमिलर है, गोट पॉक्स और शीप पॉक्स के बराबर ही हम लोग को, यानी सिमिलर ही देखने को मिलता है। और ये फ्लाइज, मक्खियां वगैरह हो गई, मॉस्किटोज वगैरह हो गए, टिक्स वगैरह हो गए, तो उनके थ्रू जो है वो ट्रांसमिट होता है, और ये ह्यूमंस को अफेक्ट नहीं करता। ये वाली स्किन प्रॉब्लम ह्यूमंस को अफेक्ट नहीं करती है, ठीक है। तो बस ये छोटे से बेसिक से फैक्ट्स हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। अब ICAR की बात करें तो ICAR एक ऑटोनोमस बॉडी है, राइट, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? देखो नाम से हमारा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, तो एग्रीकल्चर रिसर्च में ये काम करती है, राइट। अब ये जो टॉपिक है बहुत सिंपल सा हम लोग को देखने को दो बैक टू बैक स्टैम्पीड्स। क्या होता है? किस चीज को बोलते हैं स्टैम्पीड्स? अरे भगदड़ वगैरह। तो बैक टू बैक भगदड़ हम लोग को रैलीज के अंदर जो है वो देखने को मिली, और जिसको अटेंड किया था तेलुगु देशम पार्टी के द्वारा, पार्टी के चीफ के द्वारा, राइट। तो ये स्पॉटलाइट पे आ गया है क्राउड और उनके मैनेजमेंट, क्योंकि देखो आगे चल के आपका काम ही होगा क्राउड को मैनेज करना, राइट। जब आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनोगे या SDM अंडर ट्रेनिंग जब हो गया, SDM की पोजीशन पे हो गया, IPS की पोजीशन पे हो गया, इट इज योर ड्यूटी। और आपके पास पहले रिपोर्ट आई कहीं पर भी, जैसे 1 लाख का क्राउड आ रहा है या 50,000 का, छोड़ 10,000 का भी, कहीं पर भी इकट्ठा हो रहा क्राउड, तो पहले आपके पास एप्लीकेशन आएगी। देन व्हाट यू हैव टू डू इज कि यू हैव टू टेक केयर ऑफ द क्राउड, कि कहीं एकदम से वहां पर दंगे ना हो जाए। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको एम्बुलेंस की व्यवस्था करानी है, फायर ब्रिगेड की वहां पर व्यवस्था करानी है। होता है ना कि ये अथॉरिटी के थ्रू पॉसिबल होता है कि आपके पास एप्लीकेशन आएगी, देन आप क्या अप्रूव करोगे कि वहां पर भेज दो इतनी एम्बुलेंस या फिर इतने वो वॉशरूम फैसिलिटी, राइट। ये सब चीज है।
तो वो आप अरेंजमेंट जो है वो पूरा करवाओगे, राइट? अब कहीं ना कहीं इस प्रकार की भगदड़ मच रही है, दैट मींस लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, राइट, लैक ऑफ मैनेजमेंट। तो ये सब चीजें हैं। अच्छा, अब ये बहुत एक इसी में से एक इंपॉर्टेंट चीज सामने आई कि इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे कर सकते हो आप क्लाउड मैनेजमेंट में। देखो, कौन सी टेक्नोलॉजी हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है, जीआईएस, रिमोट सेंसिंग, रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन, एसएमएस। देखो सिंपल सी चीज है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आप बताओ, चलो थोड़ा डीप दैट, आप कैसे क्राउड को मैनेज करने में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करोगे? भाई आपके पास, आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं, आपके पास एक एप्लीकेशन आ रही है कि 1 लाख का क्राउड जो है वो यहाँ पर आने वाला है, कोई इवेंट हो रहा है, तो आप कैसे मैनेज करोगे क्राउड को? अरे बहुत इजी चीज है, आप ऑफिसर हो, कैसे मैनेज करोगे? कैसे, क्या, किससे कम्युनिकेट करना है? ठीक है, आप पुलिस फोर्स से कम्युनिकेट करोगे, और कुछ थोड़ा इनोवेटिव बताओ टेक्नोलॉजी। यूज ऑफ ड्रोन्स, एग्जैक्टली, यूज ऑफ ड्रोन्स। भाई आप ड्रोन्स का उपयोग करोगे, रियल टाइम बेसिस पर देखोगे कि क्या चल रहा है, किस तरीके की एक्टिविटीज हो रही है, राइट? तो ये आईसीटी की वजह से इसी चीज जो है पॉसिबल हो पा रही है, राइट? आप चेक करोगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, योर जॉब इज नॉट टू कंट्रोल द क्राउड एट अ पर्टिकुलर प्लेस, योर जॉब इज ऑल्सो टू कंट्रोल द ट्रैफिक मैनेज भी तो करना है, जहां भी तो जाओ, क्योंकि भाई कहीं पे क्राउड आएगा तो वो ट्रैफिक के थ्रू ही आएगा। सो एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, जो अभी घटना बीच में घटी थी। अब आप देखो कि एक साथ एक ब्रिज पर 1 लाख लोग एकदम से आ गए, ब्रिज तो टूट जाएगा ना। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट कि उस ब्रिज पर अगर ये इतने लोग आने वाले हैं तो ये एकदम से ना आ जाए, यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट कि आसपास कोई ब्रिज तो नहीं है, राइट? पता लगे उसकी कैपेसिटी से ज्यादा लोग उसके अंदर हो जाएंगे तो गिर जाएगा। यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट, यू हैव टू टेक केयर कि लोकल जो मोबिलाइजेशन है, मतलब लोग बाग लोकलाइट जो आते जाते रहते हैं, उनको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। पीक आवर्स में कोई एम्बुलेंस को रुकना नहीं चाहिए, उनके लिए एक अलग जो है वो आप ग्रीन रूट जो है वो तैयार करके दो, ये रूट जो है वो खाली रहना चाहिए, राइट? ऐसी चीज, तो ये सब चीजें आपको करनी है। और सेम चीज डिजास्टर मैनेजमेंट में भी होती है, ठीक है? अब एक क्रिप्टो अवेयरनेस कैंपेन हम लोग को देखने को मिल रहा है, क्रिप्टो अवेयरनेस कैंपेन। इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड जो है वो लॉन्च कर रही है, करेगी एक पर्टिकुलर प्रोग्राम बहुत ही जल्दी, जिसके थ्रू क्रिप्टो करेंसी और ऑनलाइन गेमिंग से रिलेटेड अवेयरनेस क्रिएट की जाएगी। आपको शायद याद आ रहा होगा, अभी बीच में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि गेमिंग, जो ऑनलाइन गेमिंग जो चलती है, उसको रेगुलेट करने से रिलेटेड कुछ प्रोविजंस बनाओ, क्योंकि आपको पता है कि ऑनलाइन गेमिंग में क्या हो रहा है आजकल, सट्टेबाजी हो रही है, राइट? लोग पैसा कमा रहे हैं, राइट, अननेसेसरली। मतलब बट कॉमन मैन आर वेरी मच फुलिश, पता है सीरियसली। मैंने एक मेरे ही कजिन है, वो लूडो मेरे पास आया, वो लूडो में आजकल पैसे नहीं कमाते हैं, बोलता मोनू भाई मैंने 5 रुपए कमाए, मेरे घर पे नाम मोनू है, तो मोनू भाई मैंने 5 रुपए कमाए, तो मैंने 5 रुपए ना, सही है। मैंने कहा कितने दिन में? तो 3 दिन में। अरे मैंने कहा बेवकूफ आदमी, मैंने 3 दिन में 5 रुपए कमा रहा है, तू बैठ कर बड़े स्टाइल से बिल्कुल कि 5, तो मोनू क्या हुआ, उसको टाइम पास कर रहे हैं हम तो। मैंने बेटा उसके इसके अलावा 3 दिन में क्या किया तूने? मतलब कुछ छुट्टी थी, घर में बैठे थे, मैंने 3 दिन पूरे दिन खेला। बोला हाँ पूरा लगा रहा मैं। एंड छोटे बच्चे, किड्स, वो भी पगलाए जा रहे हैं गेमिंग के चक्कर में। नहीं ठीक है, गेमिंग अच्छी है, गेमिंग उनके लिए अच्छी है जो गेम बना रहा है, वो कमा रहा है, और जो खेल रहे हैं कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ऑनलाइन गेम के भी कॉम्पिटिशन होते हैं, राइट? तो उनके लिए अच्छा है, टाइम पास के लिए अच्छा थोड़ा ना यार, ठीक है टाइम पास करो 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा, और गेम गेम की बात होती है यार, लूडो कोई खेलने का गेम है? यू गाइस आर प्रिपेयरिंग फॉर ब्यूरोक्रेसी लूडो, चलो भाई लूडो खेलेंगे। अरे गेम खेलना है तो शूटिंग वाला गेम खेलो, वो खरीद के लेके आओ अपने, वो आता ना कि वो शूटिंग आती है, एयर गन जो आती है, उसका खरीद के लेके आओ, दीवार में चिपकाओ, और जो भी आपका उल्टा सीधा बोलता है उसकी फोटो चिपका के चिपकाओ और एम करो, मतलब बताते हैं इसको। दिस इज द पॉइंट। नहीं यही चीज देखो, अब कोई राजा को लूडो खेलते हुए देखा है क्या? नहीं, राजा चेस खेलेगा, गेम का एक अलग पैटर्न होता है, वो गोल्फ खेलेंगे, राइट? एरिस्टोक्रेट लोग दे प्ले गोल्फ, उनको अभी देखा है गिल्ली डंडा खेलते हुए? तो गेम का एक अपना अलग वो रहता है, एक स्टेटस कि आप जिस लेवल पे जा रहे हो उस लेवल का गेम होना चाहिए। एंटरटेनमेंट के लिए लूडो खेल रहे हैं, नहीं भाई खेलना है तो अलग अलग गेम खेलो। सो इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, तो नाम से में आ रहा है प्रोटेक्शन, ये फंड हम लोग को देखने को मिल रहा है, किसका फंड है ये? एजुकेशन और प्रोटेक्शन फंड, राइट?
So it is managed by IPEF authority and which was set up in 2016 under the provision of section 125 of Companies Act 2013. मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर ये आती है. अथॉरिटी जो है उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है एडमिनिस्ट्रेशन की IPEF के, राइट. और इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि प्रमोट करना अवेयरनेस इन्वेस्टर्स के बीच में, मेक्स रिफंड ऑफ शेयर्स, अनक्लेम्ड डिविडेंड, मैच्योर डिपॉजिट एंड डिवेंचर्ड सो ऑन टू राइटफुल क्लेमेंट्स. अब देखो सिंपल सी चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे कि कई बार देयर आर सम इन्वेस्टर्स, राइट, उन्होंने जो अपना इन्वेस्टमेंट किया, अब इन्वेस्टमेंट के बाद उनको रिटर्न आएगा, तो ये जो बॉडी है वो क्या मैनेज करती है कि उनके रिटर्न उन तक जो है वो पहुंच सके, राइट. तो उस पर फोकस करती है. जैसे कि किसी ने डिपॉजिट किया, उसकी मैच्योरिटी होगी, मैच्योर डिपॉजिट होता है ना कि अपन कोई डेट लेते हैं, राइट. डेट फंड जो है अपन ने लिया, अगर जैसे बॉन्ड्स अपन बोलते हैं कि डेट इंस्ट्रूमेंट है, तो बॉन्ड किसी ने लिया, अब बॉन्ड जो है 5 साल तक जमा किया, उसको कहा कि आप 1 लाख रुपए डालो, 5 साल के बाद जो है आपको 1.5 लाख रुपए मिलेंगे, राइट. तो उसको 1.5 लाख रुपए ये रिफंड करती है, मतलब ये मैनेज करती है पर्टिकुलर बॉडी. इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी, आई थिंक यू आर अवेयर अबाउट क्रिप्टो करेंसी, मुझे आप लोग को बताने की जरूरत नहीं. क्या होता है क्रिप्टो करेंसी? 3-4 पॉइंट्स बता दो उससे रिलेटेड. हाँ, कह सकते हो बट नॉट कंप्लीटली ट्रू. टेक्निकल वर्ड्स बताओ. एंड टू एंड एनक्रिप्टेड बोलो कि एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है, राइट, और लेजर टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है. तो ये चीजें बोलनी है. सो यहाँ पे लिखा ही नहीं है पहली चीज. तो क्रिप्टो करेंसी की बात आ रही है तो एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है, लेजर टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है ये, राइट. लेजर, ठीक है. ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, यस, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बोलो, वेरी गुड. फिर ऑनलाइन गेमिंग, आई थिंक यू आर अवेयर अबाउट इट. तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है उन्होंने अपॉइंट किया एक नोडल इंडस्ट्री को ऑनलाइन गेमिंग के लिए इंडिया के अंदर. और ई स्पोर्ट नोडल एजेंसी जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट के अंदर हम लोग को देखने को मिल रही है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के अंदर आ रही है, क्योंकि काफी सारे गेम्स जो है वो ऑनलाइन स्पोर्ट्स के तौर पर भी जो है वो खेले जाते हैं, ठीक है. अच्छा, फिर मैंने आपको बताया था कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने और कई बार हाई कोर्ट्स ने भी क्लियरली एस्टैब्लिश किया है गेम्स ऑफ स्किल, राइट, जो कि लेजिटिमेट बिजनेस एक्टिविटीज होनी चाहिए, जिसको आर्टिकल 19 क्लॉज 1G के तहत प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए. और रूलिंग में ये भी एम्फेसाइज किया गया कि डिस्टिंक्शन करो गेम ऑफ स्किल्स और गेम ऑफ चांस. एक गेम ऑफ चांस होता है बाय लक कि आप जीत गए, होता ना कि नंबर दबाए और आप जीत गए, एंड देयर आर मेनी एप्लीकेशन इलीगली चल रही हैं. मैं खुद काफी सारे लोगों के साथ अभी बीच पे रहा था जो ये इस प्रकार की पूरी गैम्बलिंग चलाते हैं, एंड लिटरली दे आर प्लेइंग 15 लाख रुपीज. एक बेट पे 15 लाख रुपए खेल रहे थे वो मेरे सामने. हैरान हो गया था उस व्यक्ति को देखकर, विंकी. मैंने कहा भाई क्या ही है. पहले तो मुझे लगा कि यार मतलब मैं एक मतलब के साथ मेरे पहचान वाले के साथ मिला था उनसे. अब वो लगे अपने फोन में टिंग 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 कुछ कुछ चल रहा है उनके उस पर. मुझे लग रहा है टाइम पास कर रहे होंगे. फिर मैंने पूछा ये क्या कर रहे हो ये. उन्होंने बताया कि वो अभी यार 7 लाख रुपए हार गया. 7 लाख? बोलता हाँ. फिर उन्होंने टिंग 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 किया. बोला अरे वाह मेरे हाथ में लगा. यार तुम तो मेरी लकी हो. मैंने क्यों? तो 15 लाख रुपए जीत गया. मैंने ला दो 5 लाख मुझे फिर. तो बता रहे ऐसा नहीं होता. बट कहने वाली बात यह है कि लोग 15-15, 20-20 लाख रुपए लाइक प्लेइंग ऑन द मोबाइल फोन्स. बहुत है यार, इस प्रकार का सट्टा बहुत चलता है. सो गेम ऑफ चांस और गेम ऑफ स्किल्स. एक तो स्किल्स वाला गेम होता है कि किसी ने स्किल्स के थ्रू जो है वो जीता उस गेम को, और एक गेम ऑफ चांस. सो इश्यूज जो है वो ऑनलाइन गेमिंग से रिलेटेड हम लोग को क्या क्या देखने को मिल रहा है. सो कंफ्यूजन अबाउट द डेफिनेशन कि गेम ऑफ चांस क्या है, लाइक फैंटेसी गेम, और गेम ऑफ स्किल जो है ये टर्म हम लोग को देखने को मिलता है पब्लिक गेमिंग एक्ट 1867 के तहत जो है वो यूज किया गया है. और रिस्क भी हम लोग को साइबर क्राइम के देखने को मिलते हैं, क्योंकि आपका डेटा भी वहां पे चले जाता है. अपार्ट फ्रॉम दैट क्राइम्स भी होते हैं. जैसे वो ब्लू व्हेल गेम नहीं था, वो भी कितना खतरनाक चला था. लाइक लोग मर्डर वर्डर कर रहे थे, खुद मर जा रहे थे, राइट. छोटे बच्चे इसके शिकार बने थे मेरे ख्याल से. क्योंकि डराया भी जाता है ना गेम में ही, उसको डरा दिया जाता है कि अगर बताओगे तो तुम्हें मार दिया जाएगा, तुम्हारे पेरेंट्स को मार दिया जाएगा. तो बच्चा अपने पेरेंट्स से प्यार कर रहा है, अब वो तो ऑब्वियस ही बात है कि उस डर के मारे वो खुद मर जाता है. इसमें पेरेंट्स और सोसाइटी इनका एक बड़ा रोल रहता है. अगर इफ दे आर वॉचिंग कि यार कुछ अनयूजुअल एक्टिविटी लग रही है इस बच्चे में, तो तुरंत अलर्ट हो जाओ, ठीक है. ये देखो क्रिप्टो करेंसी का एवोल्यूशन इंडिया में कैसे हुआ. आरबीआई ने चेतावनी दी थी कि भैया कोई भी वर्चुअल करेंसी में इन्वेस्ट मत करो. आरबीआई पहली ऐसी बॉडी थी जिसने क्लियरली बोल दिया था क्रिप्टो करेंसी की टक्कर मत पड़ना. फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि कर सकते हो क्रिप्टो करेंसी. फिर उसके बाद आरबीआई ने कुछ बोला ही नहीं. और अब तो हमारी खुद की डिजिटल करेंसी हम लोग बना रहे हैं, सीबीडीटी. क्या फुल फॉर्म है उसका? क्या? सीबीडीसी था ना.
वो मैं बताता हूँ। डिजिटल करेंसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डिजिटल करेंसी नहीं, क्या था यार बताना, फुल फॉर्म याद नहीं आ रहा मुझे। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, यस वेरी गुड, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, वेरी ई रुपीज, वेरी गुड पायल जी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, वेरी गुड। सो 2018 में भी आरबीआई का सर्कुलर हम लोग को देखने को मिलता है, इट बार्ड बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फ्रॉम डीलिंग विद क्रिप्टो करेंसीज। फिर 2019 में फाइनेंस मिनिस्ट्री कमेटी वर्चुअल करेंसी के ऊपर बनी, जिसने रिकमेंड किया कि बैन कर दो क्रिप्टो करेंसी को इंडिया के अंदर। फिर 2019 में जो बैनिंग थी क्रिप्टो करेंसी की और रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल भी लेकर आ गए लोग, जिसने एब्सोल्यूट बैन कर दिया कि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी को। फिर 2020 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, क्रिप्टो करेंसी यूज की जा सकती है, बिकॉज ये आज की डेट में ये जरूरी है, राइट। एंड टू एंड इंक्रिप्शन बहुत ज्यादा जरूरी है, जब ये चल रहा है आज की डेट में, तो वाई वी शुड बैन, क्योंकि दूसरी कंट्रीज के अंदर ये चालू हो चुका है और ये बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, एंड टू एंड इंक्रिप्टेड टेक्नोलॉजी, राइट, सिक्योर्ड है। सो किस प्रकार से आप क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट कर सकते हो और क्या हर्डल है, रेगुलेटरी हर्डल। देखो, पहली चीज तो साइबर सिक्योरिटी का थ्रेट है, क्योंकि किसी को नहीं पता कि कहां से ओरिजिनेट हो रही है, पैसा कहां से जा रहा है, पैसा कहां से आ रहा है, स्पेशली वी टॉक अबाउट बिटकॉइंस, राइट। कि बिटकॉइंस में नो वन नोस। आप देखिए, जितना भी जो डार्क इंटरनेट के बारे में कुछ आइडिया है, डीप वेब या डार्क इंटरनेट। देखो, इंटरनेट जितना हम लोग चला रहे हैं ना, ये कुछ नहीं है, मतलब ये है ही नहीं कुछ, मतलब ये मान के चलो कि ये 10% है जितना इंटरनेट हमें पता है, और 90% इंटरनेट जो है वो डीप वेब है, डीप वेब और डार्क वेब। ये ऐसा इंटरनेट होता है जहां पर दुनिया भर की तमाम इलीगल एक्टिविटीज होती है, हर प्रकार की। मतलब राइट नाउ पीपल आर सो मच साइको दैट अगर किसी को उंगलियां कलेक्ट करने का शौक है, उंगलियां, फिंगर्स, उसमें वो ऑर्डर कर सकता है डीप वेब में जाके, उसके घर पे उंगली आ जाएगी। दिस काइंड ऑफ साइको एक्टिविटीज गोज ओवर हियर, एवरी काइंड, जो कुछ आप एक्सटेंड तक सोच सकते हो, वो सब कुछ उसके अंदर होता है, इतना इलीगल है वो। एंड अगर हम बात करें क्रिप्टो करेंसी की, दीज वर द पीपल जो क्रिप्टो करेंसी में डील करता है, बिकॉज नो वन नोज कि किसने पैसा भेजा है और किस अकाउंट में जाता है, पूरा का पूरा वर्चुअल रहता है, क्योंकि उसको रेगुलेट करने वाला कोई है ही नहीं, राइट। दिस इज द पॉइंट। सो रियल फिंगर, हाँ जी महक जी, रियल, आप सिर्फ रियल फिंगर की बात करो, आंखें, देयर आर मेनी साइकोस, दे वांट आईज, दे कलेक्ट आईज, देयर आर मेनी साइकोस। सो वो उसके थ्रू जो है वो ऑर्डर करता है उसके, हाँ, शौक, फालतू का शौक, जैसे रेपिस्ट जो रहते हैं सीरियल, तो उनका शौक अननेसेसरली। पीपल, देखो, एक एक होता है साइको दिमाग। वी हैव सीन द केस इन भोपाल इटसेल्फ, बिल्लाबॉन्ग का केस देखो, अरे कितनी छोटी सी बच्ची के साथ, राइट, इस प्रकार के इंसिडेंट्स देखने को मिल रहा है। 3-3 महीने तक के बच्चों को नहीं छोड़ रहे हैं यार, तो ये हैवानियत नहीं है तो और क्या है यार। थिंक अबाउट दिस, एंड देयर आर मेनी पीपल हु लव टू वॉच सच काइंड ऑफ थिंग्स ऑन इंटरनेट, एंड वो फिर बेड पे चलता है, ऑर्डर पे चलता है, एंड वहां पे दुनिया भर के सब कर्म होता है। किसी को शूट आउट करवाना है तो वहां से ऑर्डर दे दिया शूट आउट करवाने का, बहुत सारी चीजें होती है इलीगल तरीके से। और उसको ओपन करने का भी एक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, टॉर, TOR, टॉर करके एक अलग ब्राउजर आता है, टॉर ब्राउजर, और उसके थ्रू वो ओपन होता है। मतलब ये अपन नॉर्मल ब्राउजर पे ओपन नहीं कर सकते डीप वेब को, डार्क वेब को, बट कभी कोशिश भी मत करना ओपन करने की, तो आप इंटेलिजेंस एजेंसी के उसमें आ जाओगे, ट्रैक में। और ये सब चीजें इंटरनेट पे सर्च भी नहीं करनी चाहिए, बिकॉज व्हेन यू सर्च सच काइंड ऑफ थिंग्स, ऑटोमेटिकली एजेंसी आपको ट्रैक करने लगती है कि आपकी एक्टिविटीज क्या है, राइट। तो ये सब चीजें नहीं, ये कब करोगे आप लोग, जब आप ऑफिसर बनोगे, तब आप ये सब चीजें करके क्रिमिनल्स तक मतलब क्रिमिनल्स तक पहुंचने की कोशिश करोगे। बट ये इतना बड़ा नेटवर्क है कि बहुत, मतलब इसमें लोग बात भी नहीं करते हैं, इवन मेनी पीपल डोंट नो अबाउट इट, और इतनी इलीगल एक्टिविटीज उसके अंदर होती है, पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट इट, बट दैट टू होती है। जितने भी माफियाज हैं, स्मगलर्स हैं, गैंगस्टर्स हैं, उसमें ऑपरेट करते हैं पूरी तरह से। एंड इसमें जो ट्रांजैक्शन चलता है क्रिप्टो करेंसी में चलता है। जैसे कि आज की डेट में कोई हैकर जो होता है ना, कभी भी हैक कर लेता है, तो वो क्रिप्टो करेंसी में पैसे मांगता है। अभी बीच में विंडोज 98 को हैक कर दिया था, जितने भी विंडोज 98 के यूजर थे उनको एक ने हैक कर दिया, और उसको ओपन करने के, अनलॉक करने के लिए उनके डॉक्यूमेंट्स उनको मिल जाए, उस पर्पस के लिए वो बिटकॉइन मांग रहा था। मिसयूज ऑफ क्रिप्टो करेंसी इज हार्ड टू डिटेक्ट। भाई आप देखो, आज की डेट में आपके बैंक से अगर पैसा निकल जाता है तो आप बैंक में जाकर कंप्लेन कर सकते हो कि, या पूछ सकते हो भाई कैसे पैसा निकल गया, कर सकते हो ना, कंप्लेन कर सकते हो। बट क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन,
आपको रेगुलेटरी नहीं पता कि आपको कंप्लेन करने किसके पास आना है, तो डिफिकल्ट है ना, तो मिस यूज। ठीक है। अब ये सब डिजिटल करेंसी है। आपको एक चीज पता है कि हमारी कंट्री के अंदर जो करेंसी रेगुलेट होती है वो एक कैलकुलेशन के आधार पर होती है। आरबीआई जो है उसको जब हमारी कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन रेट को कम करना रहता है या बढ़ाना रहता है, पैसे के सर्कुलेशन को बढ़ाना या घटाना रहता है, तो आरबीआई रेपो रेट लगा देती है या इंक्रीज कर देती है, डिक्रीज कर दिया। आपने सुना होगा कि रेपो रेट इंक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया, या गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो है वो रिलीज हो जाते हैं कि जिससे कि लोग पैसा जो है वो देते हैं और बॉन्ड्स परचेज कर लें, राइट। या फिर बॉन्ड्स जो है वो जिन लोगों ने खरीदा होता है उनको और एक्स्ट्रा बेनिफिट प्रोवाइड करा के मैच्योरिटी करवा देते हैं कि जिससे कि मार्केट में पैसा जो है वो रिलीज हो। तो ये कौन कर रहा है रेगुलेट? आरबीआई। इस केस में कोई नहीं कर सकता। मतलब इस केस में, क्रिप्टो करेंसी के केस में, डिजिटल करेंसी के केस में आप कैसे रेगुलेट करोगे अगर कोई रेगुलेटर नहीं है तो, राइट। बट अगर रेगुलेटर है तो इट इज गुड, राइट। तो ये सब चीजें। टैक्स इवेजन, अब इस ये तो इलीगल मनी है एक प्रकार से कहा जाए तो इसमें क्या टैक्स, प्रॉपर टैक्स इवेजन हम लोग को देखने को मिलता है। कंट्रीज मैनिपुलेट कर सकती है अपनी क्रिप्टो करेंसी। जैसे एग्जांपल के तौर पर एक्सपर्ट्स ने कहा कि चाइना की CNY ये थ्रेट कर रही है डॉलर के डोमिनेंस को, एंड इट कैन बी अ टूल फॉर करेंसी वॉर। तो करेंसी वॉर के तौर पर भी ये काम कर सकती है, राइट। ये चीज है। अब ये देखो हाई वॉलेटिलिटी, आपको एक चीज पता होगी कि जिन लोगों ने क्रिप्टो करेंसी पे पहले पैसा लगाया था वो अरबपति करोड़पति बन गए। पता ही वाली बात, बेसिक सी। बहुत साल पहले जिन्होंने क्रिप्टो करेंसी पे पैसा लगाया, फिर उनको देख के बाद में जिन्होंने पैसा लगाया वो डूब गए क्योंकि उनके पैसा गिर गया। शेयर्स की तरह ही बिल्कुल हम लोग को देखने को मिलता है। तो हाई वॉलेटिलिटी, राइट। ठीक है। सो मेजर, अब ये सब नेशनल लेवल पर, अब हम भी क्रिप्टो करेंसी पर काम कर रहे हैं। सो इंडिया ने रिसेंटली डिसाइड किया है कि वो टैक्स लगाएंगे क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर, 30% ऑन ट्रांसफर ऑफ सच एसेट एज वेल एज 1% टीडीएस ऑन एवरी ट्रांजेक्शन। हर ट्रांजेक्शन पर 1% का टीडीएस और 30% का हम टैक्स लगाएंगे। और आरबीआई भी जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी, जिस टेक्नोलॉजी के बारे में आपसे बात कर रहा था, लेजर टेक्नोलॉजी, वो ये है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी है। इस पर आरबीआई इस पर भी जो है वो काम कर रही है, जो कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के ऊपर बेस्ड होगी, CBDC, जो कि हम रिलीज करने वाले हैं। जुलाई 2022 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिकमेंड किया कि ये बैन करेंगे क्रिप्टो करेंसी को, जो कि जिसके डी स्टेबलाइजिंग इफेक्ट है हमारी कंट्री की मॉनेटरी और फिजिकल हेल्थ में, यानी कि ऐसी क्रिप्टो करेंसी जो हमारी कंट्री की इकोनॉमिक हेल्थ को खराब कर रही है, तो उसको हम बैन कर देंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना था। क्लियर? अबाउट Scheduled Tribe Commission holds its ground on the impact of new forest conservation rules on Forest Rights Act. तो एक इशू चल रहा है, एक कॉन्फ्लिक्ट हम लोग को गवर्नमेंट और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बीच में देखने को मिल रहा है फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स 2022 के तहत। तो बैकग्राउंड क्या है इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने नोटिफाई किया था फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स 2022 को फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के तहत, और इन्होंने रिप्लेस किया फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स 2003 को, राइट। तो नया रूल जो है वो 2003 के रूल्स को रिप्लेस कर रहा है। पहला पॉइंट हम लोग को ये चीज क्लियर। दूसरा पॉइंट, ये जो कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब जो है, इसने चिंता व्यक्त करी, इट हैड रेज्ड कंसर्न about the provision in the new rules that proposes to do away with the consent clause for diversion of forest land for other purpose and recommended putting these rules on hold. तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब इसने क्या चीज देखी कि यार अब परमिशन नहीं लेने की जरूरत पड़ रही है गवर्नमेंट को, अगर कोई फॉरेस्ट लैंड है उसको डाइवर्ट करना है तो। आपने सुना ये वर्ड डाइवर्जन, की जमीन का डाइवर्जन करवा रहा है। जैसे एग्रीकल्चरल लैंड कोई व्यक्ति परचेज करता है तो उसका डाइवर्जन करवाने का मतलब कि अब वो उस पर बिल्डिंग तान सकता है, मल्टी बना सकता है। तो ऐसे ही कोई फॉरेस्ट लैंड है, उसको जब डाइवर्जन उसका होगा, मतलब कि दैट लैंड कांट बी यूज्ड फॉर फॉरेस्ट पर्पस और एग्रीकल्चर पर्पस, वहां पर तो वो रेसिडेंशियल बिल्डिंग बना देंगे। तो आप सोचो कि वहां पर अगर रेसिडेंशियल या कमर्शियल बिल्डिंग्स बनती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है किसी भी प्रकार का जो नॉन फॉरेस्ट तरीके का हो, तो वो तो फॉरेस्ट को डैमेज करेगा और किनके लाइवलीहुड को भी इम्पैक्ट करेगा, ट्राइबल्स के, क्योंकि ट्राइब्स का ही वो पूरा एरिया है, राइट। अगर हम फॉरेस्ट राइट एक्ट के थ्रू देखें तो बिना आप ट्राइब्स की परमिशन के, ट्राइबल ग्रुप की परमिशन के, या बिना उनके मुखिया की परमिशन के, हेड की परमिशन के अगर आप यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो ये तो एक्सप्लॉइटेशन है एक प्रकार का। तो यही कंसर्न रेज किया एनसीटीसी ने, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब ने, एनसीएसटी ने। However, government insisted that rules were framed under the Forest Conservation Act 1980। सरकार ने रिप्लाई दिया कि रूल्स हम लोगों ने कानून के थ्रू जो है वो तैयार किया है, और कहा कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब का एप्रीहेंशन जो है इस रूल्स को लेकर ये वायलेशन कर रहा है फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 को, जो कि
लीगली एडमिसिबल नहीं है। तो बस ये एक उनके बीच में अभी विवाद जो है वो चल रहा है। अब देखो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 की बात करें तो ये रेगुलेट करता है डिफॉरेस्टेशन को। डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ वेड़ कोई काटे ना, उसको रेगुलेट करता है। और ये बैन लगाता है, प्रोहिबिट करता है कि कोई भी फॉरेस्ट को ना काटे, राइट। और किसी भी नॉन फॉरेस्ट्री पर्पस के लिए विदाउट प्रायर अप्रूवल फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट ध्यान रखना कि जंगल को काटने का अप्रूवल किससे मांगना पड़ता है? सेंट्रल गवर्नमेंट से। ये क्लियरली होना चाहिए। और क्लियरेंस पर्पस इंक्लूड ऑब्टेनिंग परमिशन फ्रॉम लोकल फॉरेस्ट राइट्स होल्डर एज वेल एज वाइल्ड लाइफ अथॉरिटी। यहाँ पर वाइल्ड लाइफ अथॉरिटी से भी आपको परमिशन लेनी पड़ेगी और लोकल जो अथॉरिटीज हैं उनसे भी परमिशन लेनी पड़ेगी। सेंटर जो है उसके पास अथॉरिटी है टू डिनाई सच रिक्वेस्ट और ग्रांट देम विद लीगली बाइंडिंग कंडीशन। तो केंद्र सरकार उनको अप्रूव भी कर सकती है, डिनाई भी कर सकती है। अब शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट एक्ट 2006 की बात करें या फिर सिंपली जिसको फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 कहते हैं, तो ये रिकॉग्नाइज करती है। ये क्या होता है? फॉरेस्ट ड्वेलिंग ट्राइबल कम्युनिटी, इसको बोलते हैं फॉरेस्ट ड्वेलिंग। क्या होता है ड्वेलिंग? हाँ, रहने वाले, घूमने वाले, राइट। तो जो भी ट्राइबल कम्युनिटी है जो फॉरेस्ट में रहते हैं, फॉरेस्ट में घूमते हैं, राइट, और दूसरे ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स, तो इनके अधिकार फॉरेस्ट रिसोर्सेज पर, जैसे कि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जैसे कि वाला लैंड वाला एरिया जहां पर वो एग्रीकल्चर कर सकते हैं, फॉरेस्ट लैंड का एरिया, वहां पर सेटल हो सकते हैं। तो ये पूरी चीजें जो है वो फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंदर मेंशन है 2006 के। और इसमें एक और फैक्ट आप ध्यान में रखना, ग्राम सभा का। इसने ग्राम सभा को बोला है कि ग्राम सभा की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो प्रोटेक्ट करेगी बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन पर जो है वो काम करेगी, और किसी प्रकार की डिस्ट्रक्टिव प्रैक्टिसेस हो रही है किसी भी तरीके की उस फॉरेस्ट को खराब करने की, खत्म करने की, तो उसको रोक लगाने का काम होगा ग्राम सभा का। तो ये ग्राम सभा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस एक्ट के थ्रू ग्राम सभा जो है वो हाईली एम्पावर्ड बॉडी है जो कि अलाउ करेगी ट्राइबल पॉपुलेशन को कि वो उनकी क्या पॉलिसीज है, उनकी क्या स्कीम्स है जो कि उनको अफेक्ट कर रही है या नहीं कर रही। मतलब कुल मिलाकर ग्राम सभा ही डिसाइड करेगी किनको क्या मिलना चाहिए, राइट, किनके अधिकार किस क्षेत्र पर क्या होने वाले हैं, किन किन प्रोडक्ट्स के होने वाले हैं, तो ग्राम सभा डिसाइड करेगी। फिर इसके अलावा फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स 2003 भी हम लोग को देखने को मिलता है। तो दो स्टेज ऑफ अप्रूवल इसमें हम लोग को देखने को मिलता है। अच्छा, ये याद रखने की जरूरत नहीं इसमें। हाँ, इसमें एक चीज जो आपको ध्यान में रखनी है, जैसे कि नोडल ऑफिसर, राइट, डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर डीएफओ, और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, फिर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। देखो, पहले तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी नोडल ऑफिसर से, फिर नोडल ऑफिसर के पास, डीएफओ के पास जो है वो फाइल जाएगी अगर आपको फॉरेस्ट में कोई भी चेंजेस करना है तो। फिर डीएफओ और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, यानी कि आपके पास जो है वो एक फाइल एप्लीकेशन आएगी कि आपके क्षेत्र में अगर कोई फॉरेस्ट लैंड को अगर काटना है या उसमें कोई भी चेंजेस करना है तो आप जो है उसमें अप्रूवल जो है वो दोगे। फिर आपके बाद फाइल जो है वो बढ़ेगी कंजर्वेटर, जो फॉरेस्ट के कंजर्वेटर है उनके पास, राइट, जो संरक्षित करने का काम करते हैं फॉरेस्ट को। फिर उसके बाद जैसे कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत हम लोग को देखने को मिलता है कि जो ये बनाई जाती है ना वाइल्ड अथॉरिटीज जो होती हैं, राइट, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने की, जैसे फॉरेस्ट ऑफिसर्स हुए, राइट, तो उन तक जो है वो जाएगी, तो उनसे अप्रूवल मांगा जाएगा, फिर जाकर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाएगा, फिर जाकर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के पास जाएगा। तो इस प्रकार से ये चलता है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर शैल कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ रिकॉग्नाइजिंग एंड वेस्टिंग ऑफ फॉरेस्ट राइट्स इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ एफआरए। तो आपका काम यही होगा जब आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनेंगे कि आप जो है वो रिकॉग्नाइज करेंगे कि फॉरेस्ट राइट्स जो है वो किनके क्या क्या होने वाले हैं, राइट, और वो सही है कि नहीं है, वो अकॉर्डिंग टू लॉ है कि नहीं है, कानून के अकॉर्डिंग है कि नहीं। फिर इसके अलावा फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स भी एक 2022 का, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसका फाइनल अप्रूवल होगा, यानी कि ये फाइनल अप्रूवल जो है वो देगी, एंड देयर आफ्टर लीव इट टू द स्टेट गवर्नमेंट टू पास एन ऑर्डर फॉर डी रिजर्वेशन और डाइवर्जन और असाइनमेंट। मतलब कि कोई भी प्रोजेक्ट अगर वहां पर लाया जा रहा है तो पहले तो सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव करेगी या डिनाई करेगी, और अगर वो अप्रूव करती है तो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में फिर पावर जाएगी। मतलब कुल मिलाकर अल्टीमेट पावर तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। फिर अगर उसने अप्रूव किया तो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि अप्रूव करना है कि नहीं करना, उसके बाद फिर फाइनली प्रोजेक्ट बनेगा या नहीं बनेगा वो डिसाइड होगा, ठीक है। बस यही छोटी सी चीज आपको ध्यान में रखो। ग्राम सभा का रोल मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया, इनका मेन इंपॉर्टेंट रोल हम लोग को देखने को मिलता है। क्लियर, सॉरी। चलो अब एमसीक्यू पे आ रहे हैं हम लोग, रेडी, जितने भी टॉपिक्स पढ़े अच्छे से पढ़ लिए, अब आ जाओ, लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन बहुत इजी है, जल्दी से बताओ। नन ऑफ योर क्या है विरासत वैसे? साड़ी से एसोसिएटेड है, टेक्सटाइल फेस्टिवल। डी इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड, सभी ने करेक्ट दिया। अब ये बताओ वासेनार अरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन।
26 का C 1 and 3 ये पढ़ा नहीं था, ये आउट ऑफ सिलेबस आ गया, ये पहले पढ़ा था, ये पहले पढ़ा था। 42 में कोई स्टेज के वो तो नहीं है और फर्स्ट वाला भी सही है। डी तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है, तो ये चीज है, डी इज द करेक्ट आंसर, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। अब ये बताओ, एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी, हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी, पहला नहीं है, बी 2 and 3 बोल रहे हो ना, डी तीनों ही सही है पक्का, ईयर वगैरह में कुछ घोटाला तो नहीं है? किसमें आया था? सही है डी करेक्ट आंसर, वेरी गुड। अब ये बताओ, हेल्थ केयर पक्का 100%, सी, क्या बात है, बहुत सी है पक्का, वेरी गुड। अब ये बता दो 30 का, ए क्यों? सेकंड वाले में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। अच्छा इनकरेक्ट है, सॉरी फर्स्ट वाला सही है वैसे भी। मुझे ऐसा लग रहा है कि ए होना चाहिए, ए इनकरेक्ट है क्योंकि सभी क्रिप्टो करेंसी जो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित नहीं होती है। सेकंड शायद सही हो सकता है, देखते हैं। ए गलत है, सेकंड सही है। चलो मैं लगा रहा हूँ 5 क्या क्या लिखा? ऑल ऑल हाँ ब्लॉक, बट सभी नहीं है ना, मतलब क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित होती है, बट जरूरी नहीं कि सभी की सभी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित हो। नहीं, बट क्रिप्टो करेंसी मतलब मैंने एक टर्म बोला, ये थोड़ा ना बोला कि क्रिप्टो करेंसी सभी उसमें आ जाएगी। क्रिप्टो करेंसी इज लेजर टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, अलग अलग टेक्नोलॉजीज होती है, एंड टू एंड इंक्रिप्शन, वो वाला पॉइंट। तो सभी नहीं है, क्योंकि ये टॉपिक तो क्रिप्टो करेंसी का अपने पहले भी पढ़ा था, जिसमें यही वाला टॉपिक आया था कि सभी नहीं है, ठीक है, तो ये गलत है। अब बताओ, ये लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड मैनेज्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, बी लग रहा है क्या है 31 का? इसको आरबीआई मैनेज करती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का तो जिक्र हुआ ही नहीं था पक्का मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है क्या? सर नहीं होता ये कि डी है? डी नहीं हुआ था, इसका जिक्र नहीं हुआ था। बी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, वही था क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का इसके अंदर, तभी तो बी है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर आती है। ठीक है, चलो आज अपने इकोनॉमिक्स है ना, इकोनॉमिक्स में आज अपन ट्राई करेंगे इकोनॉमिक्स जल्दी, क्योंकि आज मॉर्निंग वाला जो हमारा सेशन है उसमें इकोनॉमिक्स फिनिश हो चुका है, तो मैं भी चाह रहा हूँ कि अपन लोग भी जल्दी जल्दी इकोनॉमिक्स फिनिश करके हिस्ट्री पे आ जाए, क्योंकि हफ्ते में एटलीस्ट 3 दिन या 2 दिन तो एटलीस्ट हम लोग हिस्ट्री कवर करें, राइट, क्योंकि हिस्ट्री का वास्ट सिलेबस है और उसको फिनिश करने में टाइम लगेगा। एक तो मॉर्निंग में आपकी हिस्ट्री चलेगी सुबह 6:30 बजे, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, बट अभी क्या है कि अपन एनसीईआरटी तो एटलीस्ट गो थ्रू कर ले, जिससे कि वी हैव सम टाइम की बाद में अगर रिवीजन तो कर सके पूरी चीजों का। आई वांट यू गाइस की 12 मंथ्स में सिर्फ कवर ही मत करो बल्कि रिवीजन भी करो हर एक चीज का, और वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट।
ऑप्शन डिसाइड तो करो कौन सा करना है, कौन सा है, पर पक्का है। एक बार खान हो गया, खान आईएएस, खान स्टडी ग्रुप जो है ना, केएससी हो गया, उसका ज्योग्राफी अच्छा है, भोपाल में अगर करना है तो। बाकी फिर ऑनलाइन तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, उसमें मैं किसी अच्छे फैकल्टी का बता दूंगा, क्योंकि ऑप्शनल करना है बेस्ट टू बेस्ट, क्योंकि मैं रिकमेंड करूंगा बेस्ट फैकल्टी, राइट। और ऑप्शनल एक ऐसी चीज होती है कि जिसमें आपको आपका सिलेक्शन तो जीएस दिलवा देगा, बट आप आईएएस आईपीएस आईएफएस बनोगे वो डिसाइड करेगा ऑप्शन, राइट। बट अभी मुझे आप पहले तो ये बताओ कौन सी ईयर में दे रहे हो आप? अभी नहीं करना है अपन को, 24 में देना है ना एग्जाम, तो अपन अपना ऑप्शन जो है वो करेंगे जून के बाद, अभी करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं दी है कि थाउजेंड के अंदर में आराम से बहुत अच्छा स्कोर कर ले। क्या 1000 के अंदर अच्छे स्कोर कर ले? मतलब 1000 नंबर का पेपर होगा ऑप्शनल का? हाँ, 500 नंबर का पेपर फिर तो उसमें अच्छा स्कोर कीजिए, अच्छे स्कोर खींचोगे, यही हो जाए। तो वहाँ जीएस पे भी अपन करें तो ऑप्शन स्ट्रॉन्ग रहेगा तो फिर हम कर सकते हैं। 300 400 मार्क्स आ जाएंगे ना, सर्च करो अभी 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 मल्टीपल 300 400 मार्क्स अगर आ जाएंगे ना, तो ही सिलेक्शन रैंक 1 आ जाएगी। 250 का होता है, 500 का नहीं यार, सर से 500 वाले को सर्च अब चेक कर लो, जीएस के होता है, जीएस के 250 गए, 500 पे हो जाएगा ऑप्शन। चलो सर्च कर लेना यार, चलो जय हिंद, इकोनॉमिक्स की क्लास में मिलते हैं।